बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकास भुट्टो, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाजरीन, आज हमारे साथ जो एक गेस्ट मौजूद हैं वो हैं उर्वा गिलानी। और आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो एक सादा सा टॉपिक है जो एक आजकल पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैंने काफ़ी अर्सा इसको सोचने के बावजूद आज मैंने इस नतीजे पे पहुंचा हूं। तो मैंने मैम उर्वा से रिक्वेस्ट की कि आप हमारी पॉडकास्ट में शिरकत करें और हमारी ऑडियंस को बताएं, हमारी आज की जो आने वाली जनरेशन है उनको थोड़ा इंग्लिश के बारे में बताएं कि हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं स्पीकिंग में और सबसे ज़्यादा राइटिंग में। क्योंकि सबसे बड़ा, जैसे सपोज़ कि आजकल एक और भी मसला है सीएसएस में, सबसे बड़ा एक मसला जैसे होता है कि इंग्लिश ऐसे का, फिर हम मैट्रिक तक हम उर्दू मीडियम करते हैं, फिर जब इंटर में एक ही दम आते हैं तो आगे सारा कुछ इंग्लिश मीडियम होता है। तो एक इंग्लिश मीडियम एक हमारे लिए ना एक रॉकेट साइंस बन गई है। तो आज थोड़ा इसके बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने ये इंग्लिश कोर्स कैसे डिज़ाइन किया और कब से स्टार्ट किया, मोटिवेशन कब से कैसी आई। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, थोड़ा सा आपके सफ़र से स्टार्ट करेंगे कि आपने इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट की और कब तक ये जारी रखेंगी? मैंने इंग्लिश मैट्रिक तक तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। अच्छा। बिल्कुल स्पीकिंग नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी। राइटिंग अच्छी थी? जब आपको स्पीकिंग नहीं आती तो आप लिखोगे क्या? ठीक है। आप तो लिख वही चीज़ सकते हो ना जो आपको आती है। हम्म। तो बस गुजारा हो रहा था। रीडिंग अच्छी थी, स्पीकिंग नहीं आती थी, एंड देन ऑफ कोर्स राइटिंग भी नहीं अच्छी थी। लेकिन मुझे इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। मेरा दिल करता था कि मैं इंग्लिश में बात करूँ। मुझे मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि मतलब मैं इंग्लिश बोलूँ। लेकिन हुआ ये कि चूँकि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है पाकिस्तान में कि अगर आपने इंग्लिश बोलनी है तो आप तभी बोल सकते हो अगर आपको टेंसेस आते हैं। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, अदरवाइज देयर इज़ नो वे आउट। तो अब जहाँ तक रही बात इंग्लिश ग्रामर की, तो टीचर्स बड़े ट्रेडिशनल होते थे। उनका वो टेंसेस आपको समझाते नहीं थे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करते थे, बल्कि वो आपको रट्टा लगवाते थे। आप ग्रामर के साथ इत्तेफाक करती हैं या नहीं करती? बिल्कुल करती है, मतलब विदाउट ग्रामर आप बोल कैसे सकते हो? अच्छा, विदाउट ग्रामर हम नहीं बोल नहीं सकते? बोल सकते। पक्की बात है? पक्की वो बात है, नहीं कैसे? बोल सकते। देखें, विदाउट ग्रामर हम्म। सबसे पहले हर चीज़ का एक जेंडर होता है। हम्म। तो आपने ये अक्सर देखा होगा, ये जो पठान होते हैं जब ये उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं तो ये जेंडर्स को मिक्स कर देते हैं और हम उनका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। तो ग्रामर जब आपको पता ही नहीं होगा कि सेंटेंस कैसे बोलना है, इसकी सेंस क्या है, तो आप कैसे बोल सकते हो? आप नहीं बोल सकते। बट द थिंग इज़ कि ऐसा भी नहीं है कि आपको ग्रामर सीखने के लिए टेंसेस को रट्टा ही लगाना पड़े, और फिर टेंसेस को रट्टा भी इस तरह से लगाना पड़े कि वो ता है, ती है, ते हैं, एट्सेट्रा। समझ नहीं आता। तो मेरे साथ भी ये इशू था। मुझे इंग्लिश बोलनी थी लेकिन टीचर्स बड़े ट्रेडिशनल थे, तो मुझे समझ ही नहीं आता था ये क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैट्रिक हो गया, जब मैं इंटर में गई तो मुझे बड़ा हुआ कि नहीं यार, इंग्लिश में ही बात करनी है। तो नाउ द चैलेंज वॉज कि मुझे था कि भाई मुझे तो ग्रामर आती नहीं है तो मैं इंग्लिश बोलूँ कैसे। लेकिन मैंने इसको यहीं पे नहीं छोड़ा। मैंने कहा अच्छा चलो, इंग्लिश बोल नहीं सकती, पढ़ तो सकती हूँ ना। मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी। तो रीडिंग में मैं डिफरेंट स्टोरीज़ पढ़ती थी, और स्टोरीज़ जब आप पढ़ते हो तो आपको इंटरेस्ट भी बिल्ड होता है, क्यूरोसिटी होती है, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। और उसके दौरान जब आप पढ़ रहे होते हो तब आप सेंटेंसेस को एक्सटेंसिवली देख रहे होते हो। मेरा ये होता था कि मैं सेंटेंसेस को बहुत गौर से पढ़ती थी कि इस बंदे ने ये जुमला किस वजह से, क्यों और कैसे इस्तेमाल किया, और सिचुएशन क्या है। तो मैं सिर्फ सेंटेंस नहीं पढ़ती थी, मैं उस पूरी सिचुएशन को अपने जहन में रखती थी, और फिर जब मैं खुद कभी उस सिचुएशन में होती थी मैं उस सेंटेंस को बोलती थी। जैसे मुझे अभी तक याद है कि जो सबसे पहला सेंटेंस मैंने कैप्चर किया था अपने माइंड में, वो था कि I've been here before, I've been here before। अब मुझे नहीं पता था कि इसकी जो ट्रांसलेशन है, इसका मतलब ये है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। मैंने देखा कि इस इंसान ने, इस शख्स ने इस सेंटेंस को क्यों बोला है, कब बोला और किस सिचुएशन में बोला है। एंड मैंने एग्जैक्टली जब मैं उस सिचुएशन में गई तो मैंने ये सेंटेंस रिपीट किया। तो द थिंग इज़, जब आप कॉन्टेक्स्ट के ऊपर गौर करते हो ना तो आप इनडायरेक्टली ग्रामर सीख रहे होते हो। इंस्टेड कि आप ट्रेडिशनल वे से उसको रट्टा मारो
उसको क्रैम करो, आप सिर्फ अगर कॉन्टेक्स्ट पे वर्क कर लो तो आप इनडायरेक्टली ग्रामर सीख रहे होते हो. नाउ स्पीकिंग विदाउट ग्रामर डजंट मीन कि आपने ग्रामर को बिल्कुल साइड पे कर देना. नो, यू हैव टू लर्न ग्रामर, बट देयर आर डिफरेंट वेज टू लर्न ग्रामर, राइट. यू कैन फोकस ऑन द कॉन्टेक्स्ट, यू कैन फोकस ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो इससे क्या होता है कि इनडायरेक्टली आपको ग्रामर की समझ आ रही होती है. इट इज़ द सेम, इट इज़ वेरी ईजी वे. और जब भी मुझे कोई ये क्वेश्चन करता है कि भाई हम ग्रामर के बगैर इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, तो मैं उससे, ये मेरी फेवरेट एग्जांपल है और मैं उसे हमेशा यही कहती हूँ कि देखो, जब एक अंग्रेज़ का बच्चा अंग्रेज़ों के घर पैदा होता है तो वो ग्रामर तो नहीं सीखता ना, तो वो इंग्लिश कैसे बोल सकता है? तो वो इंग्लिश ऐसे बोल सकता है कि वो सुनता है, वो अपने पेरेंट्स को सुनता है. पहले वो वर्ड्स को अपने माइंड में रखना स्टार्ट करता है कि ये चीज़ों के नाम हैं और इस चीज़ को ये कहते हैं. उसके बाद वो कॉन्टेक्स्ट को अपने जहन में रखता है कि भाई मेरी मदर ने या फादर ने ये चीज़ इस वजह से और इस वक्त कही थी. तो वो जो ग्रामर होती है ना, वो इनडायरेक्टली डेवलप हो रही होती है उसके माइंड में. वो रट्टे नहीं लगाता ग्रामर को. मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक तो ये है कि ग्रामर के साथ आपका वोकेबलरी का जो रोल है ना वो बहुत बड़ा है. एग्जैक्टली. जैसे आपने बोला है कि वो बच्चा है Words तो वो जो चीज़ों के नाम हैं, जी. ठीक है, अगर उसने सेंटेंस कोई भी बनाना है जी. तो वो चीज़ें सबसे पहले उसके दिमाग में आएंगी. हाँ जी, ठीक है, ऐसे ही. तो वोकेबलरी को आप कैसे देखती हैं, तो इसकी कैसे तैयारी करनी चाहिए वोकैबुलरी को एक बिगनर लेवल के बच्चे बिगनर के? लेवल. अच्छा, इसमें सबसे जो मेन रोल होता है ना, वो रीडिंग का होता है. ठीक है. अगर आप रीड ही नहीं करोगे तो आपको एक चीज़ आएगी कैसे? ठीक है. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने ये जो कोर्स तैयार किया है तो इसमें क्या क्या आ जाता है? अच्छा, मैंने ये कोर्स, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी ये कोर्स डेवलप करने की, ये एक्सीडेंटली हुआ. तो अच्छा, जी, एक्सीडेंटली हुआ. सही है. तो इसमें जो जैसे मेरा आप और मैं एक्सीडेंटली मिले. जी, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही. तो ये ठीक है. कोर्स एक्सीडेंटली डेवलप हुआ था. इसमें जो मेरा मेथड ऑफ टीचिंग है वो बहुत इजी, बहुत फ्रेंडली है. इसमें मैं कोई टेंस नहीं करवाती, कोई ग्रामर नहीं करवाती. मैं स्टार्ट करवाती हूँ सेंटेंसेस से. सबसे पहले मैं बेसिक सेंटेंसेस करवाती हूँ. उसके बाद जब मैं देखती हूँ कि मेरे स्टूडेंट की ग्रिप हो गई है बेसिक सेंटेंसेस पे, फिर मैं उसे एडवांस सेंटेंसेस करवाती हूँ. तो उसमें क्या होता है कि फिर मैं इस चीज़ पर जोर देती हूँ, आई रियली मेक श्योर कि अब अगर मैंने ये सेंटेंस करवा दिया है ना, तो जो स्टूडेंट है वो उसको यूज़ करे. जब तक आप एक चीज़ को यूज़ नहीं करते ना, स्पेशली लैंग्वेज को, आप भूल जाते हो. प्रैक्टिस नहीं करते बार बार. प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल ऐसे ही है. लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा जी, इसके ऊपर लाइक कोई सपोज के कोर्स आपका करना चाहे तो कितने मंथ का है, ये क्या सीन है इसके? अच्छा, एज सच कोई टाइम पीरियड तो नहीं है, बिकॉज इट वेरीज पर्सन टू पर्सन के एक जो शख्स है उसकी पिकिंग एबिलिटी कितनी है, वो कितनी जल्दी एक चीज़ को लर्न कर सकता है. तो यू नो, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन. सही है. अच्छा, इसमें सिर्फ ग्रामर आ जाती है या इसके अलावा और भी कुछ है? इसमें ग्रामर तो है ही नहीं. ग्रामर नहीं है? ग्रामर नहीं है. अच्छा. दिस इज द थिंग. ग्रामर है ही नहीं. सेंटेंसेस हैं. भाई मैं सेंटेंसेस की, फ्रेजेस की इतनी प्रैक्टिस करवा देती हूँ और मैं हर कॉन्टेक्स्ट पर सेंटेंसेस सिखाती हूँ, लर्न करवाती हूँ कि भाई आपने इस सिचुएशन में ये चीज़ ऐसे बोलनी है. अच्छा, दैट्स इट. वो कैसे, मुझे थोड़ा सा कोई सेंटेंस की एग्जांपल दें. सेंटेंस की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे फटाफट ऑमलेट बना दो. तो अच्छा. अब इसमें आप मुझे बताएं कि एक आप टेंस कहाँ यूज़ करेंगे. अगर इसमें आपको टेंसेस की सेंस भी है तो टेंसेस की सेंस ज़रूरी होती है, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए आपको टेंस नहीं, सेंटेंस की ज़रूरत होती है. सही है. अब इस पूरे जुमले में जो मैंने कहा कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे फटाफट ऑमलेट बना दें, अब वी विल से इट, आई एम हंग्री. और अच्छा, अगर मैं इसे बिगिनर लेवल पे कहूँ कि इजी इंग्लिश में, तो मैं कहूँगी आई एम हंग्री. अगर मैं इसे एडवांस पे लेके जाऊँ, मैं कहूँगी आई एम स्टार्विंग. मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई है, आई एम स्टार्विंग. whip up an omelette. Now whip up means कि फटाफट कुछ बनाना. So अब आपके पास vocabulary आ गई, whip up, ठीक है. So you can go like this, whip up an omelette, please whip up a juice, please whip up a sandwich, and so on, right?
तो आपको एक चीज़ को पढ़कर उसको अपने जहन में रखना है कि भाई इसको आप और कितनी जगह पर यूज़ कर सकते हो। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि लाइक जो हैं स्टूडेंट, वो है देहात से उनका ताल्लुक़ है, वो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ते, लेकिन ये कि नेट की थोड़ी फैसिलिटेशन है। सपोज़ कि एक बच्चा है 8वीं का है, 9th क्लास का बच्चा है, ठीक है, और उसका ताल्लुक़ है उर्दू मीडियम से है, और सरकारी या प्राइवेट में भी इतना देहातों में पढ़ाई नहीं होती कि उनका इंग्लिश का लेवल अच्छा हो। तो वो अगर इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, या फिर इंटर क्लास के एफएससी के स्टूडेंट हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो वो किस लेवल से स्टार्ट करें? अच्छा, आपको ऑफ कोर्स बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, बेसिक ये सपोज़ के मॉडल वर्ब्स हैं और ग्रामर तो करनी ही नहीं। नहीं करनी। मतलब मैं स्टार्ट से मैं यही कह रही हूँ कि ग्रामर नहीं करनी, ग्रामर पे फोकस ही नहीं करना। अगर आप सिर्फ सेंटेंसेस पे फोकस करते हैं ना, तो आप इनडायरेक्टली ग्रामर को याद कर रहे होते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं। रट्टा लगाना तो वो है ता है ती है, हाँ, ठीक है, दैट इज हमें भी यही पढ़ाया गया था एग्जैक्टली, जो कि कि आज तक नहीं समझ आई। हाँ, टेंस के आखिर में Exactly. वो खाना खाता है, Exactly. वो घर जाती है, वो भाग जाता है, वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, इसके एंड में आएगा ता है ती है। तो मतलब शुरू से हमें भी देहात के स्कूलों से हम लोग भी पढ़े हैं, मैं कोई कौन सा एचीसन से पढ़ा हूँ, तो हमने भी यही चीज़ें सीखी हैं कि यही टीचर्स हमें बताते हैं कि जिस सेंटेंस के आखिर में आएगा ता है ती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अच्छा, अब मैंने स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी कि वो जो सबसे पहला सेंटेंस था जो मैंने याद किया था, I've been here before, उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन ये है कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। नाउ आई डिडंट नो कि इसका मतलब आ चुका हूँ है, लेकिन मुझे समझ लग गई। अब मैंने क्या किया, मैंने पूरे सेंटेंस को स्कैन किया, I've been here बिफोर। अब बिफोर का मतलब होता है पहले, राइट? तो मुझे समझ लग गई, ये सेंस डेवलप हो गई कि ये पहले भी यहाँ आया हुआ है। तो व्हेन आई वाज एग्जैक्टली इन द सिचुएशन, आई यूज दैट सेंटेंस दैट आई हैव बीन हियर बिफोर। अब मुझे नहीं पता था इसका मतलब चुका है, मुझे लिटरली नहीं पता था कि आई हैव बीन का मतलब चुका है होता है, लेकिन मुझे बोलना आ गया और एग्जैक्ट सिचुएशन में बोलना आ गया। तो जब आप सेंटेंस पे फोकस करते हो, जब आप कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करते हो, तो आप इनडायरेक्टली ग्रामर याद कर रहे होते हो। You don't have to keep all those grammatical rules in your mind. वो बहुत मुश्किल हो जाता है। चले एंड में हमें थोड़ा सा ये बता दें कि लाइक इसको स्टार्ट कहाँ से लें, क्योंकि अब हर स्टूडेंट के पास आप जैसी टीचर तो नहीं होती, ठीक है, तो वो स्टूडेंट हैं, कोई 8वीं क्लास का बच्चा है, कोई मैट्रिक का है, कोई इंटर का है, और कोई मुझ जैसा नालायक ग्रेजुएट भी होने के करीब है, अब हो गया है ऐसे समझे, तो उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वो कैसे स्टार्ट करें? अच्छा, अगेन जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो रीडिंग। अच्छा, रीडिंग में मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत इंटेंस वोकैबुलरी वाली मैगजीन्स उठा के ले आए, नहीं, मेक इट अ फन। आप स्टोरी बुक्स लेके आए, मतलब वो बहुत मज़े की होती हैं, आपको मज़ा आता है पढ़ने में, आप इंजॉय। नॉवल टाइप? नॉवल नहीं, बच्चों वाली स्टोरी। अच्छा, बच्चों वाली, ठीक है। Exactly. तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और दूसरा ये कि उसमें भी आपको बहुत वोकैबुलरी मिल जाती है। एक्चुअली स्टोरीज़ का मकसद ये है कि जो बच्चों की स्टोरीज़ होती हैं, उसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, ठीक है, आसान होते हैं। तो जब आप आसान से मुश्किल की तरफ जाओगे, स्टोरी से मैगजीन की तरफ जाओगे, तो मतलब आप हमें ये सजेस्ट करिए कि हम छोटे बच्चों वाले कोर्स से स्टार्ट करें, और मतलब बिल्कुल एक बेसिक से स्टार्ट करें, फिर एडवांस से। हम एक ही दम एडवांस पे जाएंगे तो हमें कुछ नहीं समझ आएगी। वो जैसे कहते हैं कि आपकी बुनियाद अच्छी नहीं है, बेसिक अच्छी नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके एक मुश्किल सामना करना पड़ेगा मुश्किल का। Exactly. ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरी, और उसके बाद सेंटेंसेस को अपने जहन में रखें, कॉन्टेक्स्ट को अपने जहन में रखें, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग करें कि भाई इस बंदे ने ये जुमला क्यों बोला है, किस वजह से बोला और किस जगह पे बोला है, उसको 100% अपने जहन में रखें, उस सेंटेंस को एग्जैक्टली उस जगह पर रिपीट करें जब आप उस कॉन्टेक्स्ट में पहुंचे। नेचुरल लर्निंग की तरफ जाए। जी, एग्जैक्टली। और नेचुरल लर्निंग में एक और चीज़ आ जाती है कि आप नेटिव स्पीकर्स को सुने, अच्छा, फिर उनको रिपीट करें। वो कोई इंटरव्यू ले लें, ठीक है, और उस इंटरव्यू में आप क्या एक्सेंट का भी मसला होता है। सपोज के कोई गोरा बात कर रहा है तो हमें कुछ चीज़ें समझ आ रही होती है, बट ये है कि एक्सेंट की वजह से इतना नहीं समझ आ रही, लेकिन हाँ बार बार सुनने से ये है कि वो चीज़ें। तो आप उसको स्लो करके सुन लेना, आप तो इतने फीचर्स हैं यूट्यूब में, ओके, स्लो करके सुन सकते हैं। ओके, ठीक।
लाइक बीबीसी को हम न्यूज़ भी सुन सकते हैं। एक और चीज़ मेरे दिमाग में है कि जब आपको किसी स्टोरी का पता होता है, कोई न्यूज़ है, करंट अफेयर रिलेटेड है, सपोज़ कि अभी मैं बीबीसी पढ़ रहा है कि जैसे इमरान खान की अभी तस्वीर वायरल हुई है, या नवाज शरीफ की कोई बीमारी के सिलसिले में, या कोई भी ऐसी खबर है सपोज़ करें, तो वो बीबीसी पढ़ रहा है। अब मुझे पता है कि इस स्टोरी के पीछे वो स्टोरी क्या बोल रहा है, लेकिन वो चीज़ जल्दी मैं पिक करूँगा जो स्टोरी मुझे ऑलरेडी पता होगी। इसको आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगी इस बात पे कि वो बोल रहा है, मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि ये चीज़ उर्दू में ये पता है कि ये बोल रहा है, लेकिन उसकी इंग्लिश का इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये कि जब ये दिमाग में पता होगा कि ये चीज़ बोल रहा है, तो फिर थोड़ी चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ आने लगेंगी बनिस्बत कंपेयर टू अगर मुझे नहीं पता। आपके शायद कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज़ का आइडिया होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, कॉन्टेक्स्ट पता होगा कि इस बारे में बात हो रही है इस टॉपिक पे, तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ। बिल्कुल ऐसा ही है। जी तो ये आप इत्तेफाक करेंगी? जी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ठीक हो गया। अगर आप किसी कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं जिसका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि व्हाट द अदर पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट, तो उसमें ये होता है कि आप उसे 2-3 बार सुन लें। एक बार सुनेंगे, फ्रेशर थे, आइडिया नहीं था, दूसरी बार सुना, वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो गए, तीसरी बार सुना, सेंटेंसेस के साथ फेमिलियर हो गए, चौथी बार सुना तो अब आपको उसकी तकरीबन 30 to 40% सेंटेंसेस जो है वो याद हो जाएंगे। सही है, तो ठीक हो। बस वो पूरे मेरे कोर्स का भी यही है कि सेंटेंसेस और सेंटेंसेस को याद रखना कि ये बात किस जगह पे और किस तरह से की जाती है, एंड दैट्स इट। आपको ग्रामर इनडायरेक्टली खुद ही याद हो जाती है, आपको कोई रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ज़रूरी नहीं है कि मैं यही कहूँ कि नहीं भाई आपको कोर्स ही करना, नहीं, मैंने तो खुद से इंग्लिश याद की थी और मैंने कभी कोई स्पोकन इंग्लिश कोर्स नहीं किया। सही। तो इफ़ आई कैन डू देन एनीवन कैन डू। ओके। अच्छा मैम, लास्ट मैसेज दे दें आप, जो एक देहात के स्टूडेंट है, सपोज़ के आपको पता है कि 65% हमारा रूरल एरियाज़ में आ जाता है, तो उधर नेट की अब फैसिलिटेशन जाना शुरू हो गई हैं, उधर काफ़ी हैं। सपोज़ कि मेरा भी देहात है, तो लेकिन ये चीज़ें हैं कि मोस्टली स्टूडेंट इंटर करके आते हैं या आफ्टर मैट्रिक उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती। तो अब लास्ट ये आप उनको कोई मैसेज दे दें। मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैं भी मैट्रिक करके आई थी, इंटरमीडिएट में मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन जैसे आपके अंदर मोटिवेशन आई है, एक पैशन था, क्योंकि हाँ, देखिए ये ना एक फितरी अमल है कि आप अच्छा दिखना चाहते हो, आप अपनी अच्छी पर्सनालिटी चाहते हो, ठीक है। मुझे भी था कि भाई मैं बोलूँ तो मैं अच्छा बोलूँ, मुझे इंग्लिश में बात करनी है, सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कि मुझे ये करना है। ठीक हो तो गया। जब आपको व्हेन यू फिगर आउट कि भाई मुझे इंग्लिश वाकई सीखनी है और द पर्पस बिहाइंड के क्यों सीखनी है, कितनी ज़रूरी है, तो यू विल गो फॉर इट। अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है आप फिर भी सीख लोगे। मेरे टाइम में तो इंटरनेट भी नहीं था इतना, सही है। मतलब इंटरनेट तो अब जाके थोड़ा 4-5 साल हाँ से ये भी है। जी। वैसे आप भी 1980 में नहीं पैदा हुई थी, अभी तो अभी की बात है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इंटरनेट इतना आम नहीं था हाँ। कि मतलब जिस तरह से अब हम हर चीज़ आजकल जैसे है, जी, आप ये कह सकती हैं, आप ये कह सकती हैं। और आप ये तो नहीं है कि आप कौन सा 1980 में या 75 में पैदा हुई हैं, जी। मार्शल का दौर था और उस टाइम नेट ही नहीं था। इंटरनेट था लेकिन इतना नहीं था, और उस टाइम पे हमारे पास फ़ोन्स वगैरह भी नहीं होते थे, ये भी एक बात। हाँ ये भी ये कह सकते हैं कि फैसिलिटेशन नेट की नहीं थी। जी। ठीक है, चले मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और काफ़ी अच्छी बातें हुई इंग्लिश से। मुझे खुद बजाते खुद मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और मोटिवेशन है ये कि मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।